वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी, हम अभी प्रेजेंटली उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का एक लेक्चर हम कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा हो तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले वही लेक्चर देखें। तो एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रेसिडेंट का, और आज के लेक्चर में हम बेसिकली इसकी पावर्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितने भी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कैसे होता है, तो वो बहुत सारी जो बेसिक चीजें प्रेसिडेंट के बारे में वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर की थी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाता है, ताकि हमें समझ में आए कि इसकी पावर क्या क्या है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाता है अगर हमें इसकी पावर पता है। उसके बाद आज ही के उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट को भी कवर करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी हम आज के लेक्चर में खत्म करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो बेसिकली किस आर्टिकल से हम डील कर रहे हैं, तो आपको पता होगा हम पार्ट 5 से डील कर रहे हैं। पार्ट 4A तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सब मैं बार बार बताते जा रहा हूं, अभी तक आपको रट गए होंगे। पार्ट 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 4A क्या होता है, और आर्टिकल वाइज मेरे ख्याल से आपको रट गए होंगे। तो पार्ट 5 हम पढ़ रहे हैं 52 से 51 तक। उसके अंदर आर्टिकल 52 टू 78 किससे डील करता है? एग्जीक्यूटिव से। कौन से एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। कौन सा एग्जीक्यूटिव है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन होते हैं? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कौन कौन होता है। कौन कौन होता है? तो पहले होगा प्रेसिडेंट, फिर होगा वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, और एक और होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं, कहां लिखा है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये था। 52 प्रेसिडेंट, 63 वाइस प्रेसिडेंट, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद 76 में कौन आएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारा हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखते हैं इसकी पावर्स को। तो डिस्क्रिशन यहां हमने छोड़ा था। डिस्क्रिशन यानी अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। हमें कहां देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 53 को डील करेंगे। आर्टिकल 53 किस चीज से करता है? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या लिखा है इसमें? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज विद प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास है? वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। यानी कि प्रेसिडेंट हम कहेंगे कि कौन है? एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। क्या रूल है हमारा? क्या रूल हमें फॉलो करना है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये रूल चलेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, उस रूल को अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूं, वो बस आपको याद दिलाने के लिए मैंने बोला था। पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये रूल चलेगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है यूनियन की? प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 53 पूछा गया क्वेश्चन में भी कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है प्रेसिडेंट की, तो इट इज इन आर्टिकल 53। देन आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है। कौन सा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 क्या है? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अवेलेबल टू प्रेसिडेंट। किसके पास? टू प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट को उसके फंक्शन करने के लिए, एड एंड एडवाइस करने के लिए कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल डिटेल में करना बहुत जरूरी है अगर हमें प्रेसिडेंट की सिचुएशन समझना है। प्रेसिडेंट की हमें ये देखना है कि कितनी पावर है उसके पास, तो उसके लिए हमें ये आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है मैं सेम टू सेम कॉपी करके लिए आपके लिए लाया हूं, तो वो हम देखेंगे इसके बाद। उसके बाद आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, क्या बताया मैंने? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। समझे? प्रेसिडेंट किसके हिसाब से काम करेगा? प्रेसिडेंट करेगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन वो भी एग्जीक्यूटिव, ये भी एग्जीक्यूटिव। अभी मैंने बोला था एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वो कहाँ आया? तो हमें आर्टिकल 75 में भी बता दिया कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा। तो वो रूल फॉलो हुआ।
बिल्कुल फॉलो हुआ। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट किसके अंडर आएगा, किसी के अंडर नहीं, एग्जीक्यूटिव की अलग ही पावर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वो हमेशा बना रहेगा। और वही हमने देखा कि हमने 52 में देखा देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 हमने पढ़ा कि हाँ एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी प्रेसिडेंट के पास है। और उसके बाद 74 को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता लगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये किसकी मदद से चलाएगा, बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इसको एडवाइस करेंगे तभी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करेगा। लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे बंधे हुए हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। कहां लिखा है, आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 78 क्या कहता है, आर्टिकल 78 कहता है कि पीएम को भी इंफॉर्मेशन देनी है प्रेसिडेंट को, जो भी लॉज पॉलिसीज, जो भी हम कहेंगे जो भी मैटर चल रहे हैं उन सभी मैटर्स की जानकारी प्रेसिडेंट को कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर देगा अंडर आर्टिकल 78। अगर वो नहीं देता है तो प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन, प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी आर्टिकल 78 में। क्लियर है। यहां पे प्रेसिडेंट कैन सबमिट अ मिनिस्टर्स डिसीजन टू कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर उसे लगता है कि ये जो डिसीजन है इसको, चलो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन करके समझाता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा कि यहां पे प्रेसिडेंट है, इसके नीचे दो आर्टिकल है 74 और 78। यहां पे क्या बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्या करेगी, इसको एड एंड एडवाइस करेगी। ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, सारे काम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है। तो आर्टिकल 74 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या है पहली कंडीशन, कि ये एड और एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, और अगर ये ना करे तो प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा। अगर ये एड एंड एडवाइस नहीं करेगी तो प्रेसिडेंट को एक और पावर दे दी अंडर आर्टिकल 78 कि प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन, कि प्रेसिडेंट उनसे पूछ सकता है कि भाई बताओ क्या करना है, तो प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन। तो आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, और अगर ये नहीं करती हैं एडवाइस तो क्या करेगा, आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट उल्टा इनसे पूछेगा कि बताओ क्या करना है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 78 में ये चीज लिखी हुई है। और यहाँ पे अगर आर्टिकल 78 में ही एक और चीज लिखी है कि आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ये उसको एड एंड एडवाइस करेगा। अगर सिंगल मिनिस्टर अगर कोई करता है, अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर है, वो उसको एडवाइस करे तो क्या प्रेसिडेंट को मानेगा, नहीं। उस चीज को प्रेसिडेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा अंडर आर्टिकल 78 कि ये सिंगल मिनिस्टर ने दिया है, इसको पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिकंसिडर करवा के मेरे पास भेजो, तभी मैं इस बात को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि अकेला है तो मतलब कोई भी मिनिस्टर जाके उसको दबा लेगा, नहीं। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसमें हम कह सकते हैं कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें मिली हुई होनी चाहिए, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये जब मिल के एडवाइस करेंगे तभी प्रेसिडेंट किसी बात को मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। अगर उसे लगता है कि ये कोई भी एडवाइस आई है वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें नहीं मिली हुई है, तो अंडर आर्टिकल 78 वो उस एडवाइस को वापिस कर देगा और बोलेगा कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इसे रिकंसिडर करवा के दिया जाए। इतनी चीजें क्लियर है, तो क्लियर हो गई होंगी आपको। आर्टिकल 74 भी क्लियर हुआ होगा, 78 भी क्लियर हुआ होगा। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और यहीं पे अगर हम देखें तो ये आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसीलिए ये पूरी लैंग्वेज इसकी मैं उठा के लाया हूं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, और इसको A to Z चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंडेटरी है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, प्राइम मिनिस्टर भी उसके हेड पे होना चाहिए, तभी उसका मतलब है। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, किस चीज के लिए, तो यहां पे इसका रीजन दिया है टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। किस चीज के लिए, एड और एडवाइस करने के लिए, किसको, प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के लिए भी बोला इसमें कि हु शैल, कौन, प्रेसिडेंट शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, कि प्रेसिडेंट को इसी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है।
क्या लिखा आर्टिकल 74 में? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस लाइन को भूलना मत कि यहां पे लिखा है कि प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, कि प्रेसिडेंट को जब भी कोई फंक्शन उसका परफॉर्म करना है तो वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा? किसकी पे? बिल्कुल सही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और यहां पे कंपलसरी है उसके लिए उसकी एडवाइस पे काम करना। अब मैं आपसे पूछूं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके लिए एक चीज छोड़ दी, जो मैंने बोला था इस चीज का ध्यान रखना, जहां पे मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए एक ही ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है? वो मैंने बताया था, कौन सा ग्राउंड है? ओनली एक ग्राउंड है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए। क्या ग्राउंड है? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उसको एड एंड एडवाइस करेगी, इसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो क्या है? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इनकी बातों से बंधा रहता है प्रेसिडेंट। क्लियर है? इतनी चीजें ये धीरे धीरे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? तो कैसे इंपीचमेंट को हमने यहां से कनेक्ट किया है, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें जब ऐसे कनेक्ट करके इसको सीखोगे तो कोई चीज आप भूलोगे नहीं। तो यहां पे सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, उसके बाद किस लिए होनी चाहिए? एड एंड एडवाइस करने के लिए, और उसी के बाद बोला है कि प्रेसिडेंट को उसकी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ेगा। और यहां पे क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस, यानी कि प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है वापस, कि दोबारा से रिकंसिडरेशन करके भेजो। ठीक है? अब ये लाइन अगर हम कहें यहां पे जो मैंने बोला, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ये लाइन पहले थी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। कब ऐड की? तो इसको अगर आप देखोगे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कब ऐड की? 42nd में। क्या लिखा कि जहां पे कंपलसरी कर लिया, क्या बोला कि जो भी एडवाइस दी जा रही है प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, ये कंपलसरी करिए। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट को थोड़ी सी छूट दी गई आर्टिकल 44 में, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है ये जो है 44 में इसको ऐड किया गया। उसमें क्या बोला कि प्रेसिडेंट एक बार उस बात को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। कितनी बार? एक बार। कहां लिखा है? आगे पढ़ते हैं। ईदर जनरली और अदरवाइज and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration, कि अगर एक बार रिकंसिडरेशन के बाद वापस चलेगी बात तो प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, यानी अब उसके लिए कंपलसरी हो गया। तो इसको समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था कि उसको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना है कि नहीं करना है। सिर्फ ये था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट। ठीक है? क्या करेगी? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए 74 में क्या थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी अंडर पीएम, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी नहीं था प्रेसिडेंट के लिए कि वो उसकी एड एंड एडवाइस को मान ले। लेकिन हुआ क्या? इसके बाद इस आर्टिकल 74 में थोड़ा अमेंडमेंट किया। कब किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये? तो 1976 में। इसमें क्या लिखा कि ये अब कंपलसरी हो गई है, कि जो भी एड एंड एडवाइस की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी ये अब कंपलसरी है। ये प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद जब अगली सरकार आई उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने बोला नहीं, प्रेसिडेंट है ना, बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, इनको थोड़ी सी छूट होनी चाहिए। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और क्या बोला कि वन टाइम इस एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, कि दोबारा से सोच विचार करके भेजो। लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद अगर अगेन इसके पास जाती है, तो उस टाइम पे इट विल बी कंपलसरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस।
ये हमारा आर्टिकल 74 है। अगर इसको बहुत क्लियरली किसी ने समझ लिया तो आप ये समझो कि आपने आधा प्रेसिडेंट का चैप्टर समझ लिया। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज समझने। तो इसमें 2 अमेंडमेंट आपको याद होने चाहिए, 42nd 44th। क्या क्या अमेंड किया वो भी याद होना चाहिए। 42nd ने तो कंपलसरी कर दिया एड एंड एडवाइस को, और 44 में बोला कि आप एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से उसके पास प्रेसिडेंट के बाद कोई भेजता है रिकंसिडरेशन करके, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है उस बात को मानना। तो ये हमारा आर्टिकल 74 था जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब इस एड एंड एडवाइस को, the question whether any and if so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court। ये जो एडवाइस जो इन्होंने दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, इसको कभी भी किसी भी कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता। किसी भी कोर्ट में इसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती, क्या एडवाइस दी है क्या नहीं दी है, क्यों दी, गलत क्यों दी, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है। आर्टिकल 74 बहुत क्लियर होना चाहिए आपको अगर प्रेसिडेंट की पावर समझनी है तो, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। इसका रूल हमेशा ध्यान रखना। पहला रूल क्या बताया था मैंने, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। दूसरा रूल मिनर्वा मिल्स केस बताया था, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तीसरा रूल ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, सिर्फ 2-3 एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ेंगे। वो भी कब एक्सेप्शन है उसकी भी कंडीशन देखेंगे। तो प्रेसिडेंट किसकी मर्जी से, सिर्फ और सिर्फ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ वही काम करता है। क्लियर है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो यहां पे पता लग गया कि प्रेसिडेंट डज नॉट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर एज ही इज बाउंडेड बाय ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया उनकी बातों से। हाउएवर ही एंजॉयज सिचुएशनल डिस्क्रिशनल पावर। सिचुएशन यानी कि कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। कौन सी सिचुएशन है, तो आपको पता लगेगा कि ये वो सिचुएशन है जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं। जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, तब उस टाइम पे ये अपनी मर्जी से काम करेगा। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है, सबसे पहला टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट यानी कि जहां क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो वहां पे किसको पीएम अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट की मर्जी होगी। कि जहां पे कोई भी पार्टी ये नहीं आ रही कि हमारी मेजोरिटी है, ना किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी पता लग रही है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकता है कि ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है। और फिर उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर को अपना जाके क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस वोट लेना पड़ेगा, जाके वहां पे मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। क्लियर है, तो एक सिचुएशन होगी। कौन सी सिचुएशन है, जहां पे क्लियर मेजोरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि काउंसिल मिनिस्टर आएगी कि नहीं आएगी। हो गया पहला, तो यहां पे काउंसिल मिनिस्टर है नहीं है। दूसरा, टू डिसॉल्व लोकसभा और टू कॉल फॉर एन अल्टरनेटिव आफ्टर द पासेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का क्या मतलब है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है तो किसकी पावर होगी, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी। अगर अब वो चाहे तो किसी अल्टरनेट पार्टी को बुला सकता है कि तुम बनाना चाहते हो सरकार, बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं तो हम इलेक्शन कराते हैं, सरकार इसको डिसॉल्व करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं। तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, या फिर किसी दूसरे उसको भी बुला सकता है सरकार बनाने के लिए, तो ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। और टू सेंड ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोला 44 में कि एक बार किसी भी एडवाइस को, किसी भी चीज को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ये भी तो उसकी मर्जी है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है। तो यहां पे भी उसकी मर्जी चलेगी कि वो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। और उसके बाद उसे यह भी इंश्योर करना पड़ता है कि पार्लियामेंट के किसी भी सेशन के बीच में, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम ना हो रहा। अगर हो रहा है तो उस टाइम पे सबको सम्मन करेगा और सबको बुलाएगा कि सेशन करो, 6 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज इसकी जिम्मेवारी बनती है। हालांकि ये जिम्मेवारी ज्यादा बनती है स्पीकर की या चेयरमैन की।
ठीक है, तो इसको यहां से कट भी कर सकते हो, इसको नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली 3 चीजें आपको लिखनी है। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसकी पावर्स देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी होती है? एग्जीक्यूटिव पावर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला, टू मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के इजीनेस के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए जो रूल बनाएगा ताकि वो अच्छे से अपने ट्रांजैक्शन अपने से अपना कार्यवाही कर सके आगे की, तो उसके लिए रूल बनाना एग्जीक्यूटिव पावर है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट करता है वो सारे एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आएंगे इसकी, है ना। तो अपॉइंट्स पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। उसके अलावा आर्टिकल 78 ये भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, जब वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है पीएम से। कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 78 अभी पढ़ा। ही कैन अपॉइंट ए कमीशन फॉर SC ST बैकवर्ड क्लास। इसके जो कमीशन होते हैं उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर है। कैन डिक्लेयर एंड एडमिनिस्ट्रेट एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, ये भी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। तो ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं इसकी, ठीक है। जहां पे इसकी बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। जहां पे भी किसी का अपॉइंटमेंट वगैरह आपको दिखाई दे जाए तो आप कह सकते हो दिस इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एग्जीक्यूटिव से ही इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर है। एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से नहीं मांग सकता, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो वो किससे मांगेगा? एग्जीक्यूटिव से ही मांगेगा। अब इसकी लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर कौन सी? कानून बनाने की। तो कानून बनाने में कहां कहां इसका वो योगदान है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कि पार्लियामेंट को समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है। पार्लियामेंट ही तो लेजिस्लेचर है ना, तो उनको समन भी कर सकता है, प्रोरोग भी कर सकता है। इनके एक एक चीज के मीनिंग देखेंगे जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे कि समन क्या होता है, प्रोरोग क्या होता है, डिसॉल्व क्या होता है। इन चीजों को एकदम एक एक चीजों के साथ क्लियर करेंगे जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि समन किया जा सकता है, प्रोरोग किया जा सकता है पार्लियामेंट को। समन यानी कि बुलाना, प्रोरोग यानी कि उनको इंटरवल पे भेज देना कि जाओ लंच हो गया तुम्हारा, जाओ, है ना, कुछ दिन के लिए रेस्ट करो, उसके बाद फिर से उनको समन करेंगे। तो ये चलता है समन प्रोरोग, समन प्रोरोग, ऐसे चलता रहता है। 2 सेशन के बीच का टाइम होता है इंटरवल। तो जब भेज रहे हैं तो प्रोरोग, बुला रहे हैं तो समन, ठीक है। और डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को? नहीं, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? राज्यसभा परमानेंट चैम्बर है। लोकसभा को सिर्फ डिसॉल्व किया जा सकता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तीनों वर्ड दे दिए थे कि प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट। तो वहां पे लोगों ने पढ़ा और डिसॉल्व का दिमाग लगाया नहीं कि डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा को किया जा सकता है। लोगों ने टिक कर दिया उसको, हाँ ये सही है। लेकिन ध्यान रखना, डिसॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का नहीं हो सकता। ही कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग, जहां पे भी दोनों के बीच में डेडलॉक हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ही एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ईच ईयर एंड आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। जो भी उसका फर्स्ट सेशन होगा वहां पे कौन एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट। ये भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितनी पावर्स हैं वो सारी लेजिस्लेटिव पावर आएंगी। अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रेसाइड एज स्पीकर। अगर स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की सीट खाली होगी, वहां कोई नहीं है, ना स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, तो उस टाइम पे किसी भी एक बंदे को बुला के वो स्पीकर बना सकता है। उसको बेसिकली कह सकता है कि तुम यहाँ चेयरमैन बनो आज एक दिन के लिए या स्पीकर बनो, तो वो अपॉइंट कर सकता है। ऐसे ही राज्यसभा में भी अगर चेयरमैन नहीं है और डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो उस केस में किसी को भी चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, उसके प्रिजाइड करने के लिए, ताकि वो अपने चेयरमैन का सिलेक्शन कर सकें, बाद में कुछ भी करें। लेकिन ये टेम्परेरी सेलेक्ट करके दे सकता है उन्हें। राज्यसभा में 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है। राज्यसभा में 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। 4 ही कंडीशंस पे करता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस कौन कौन सी है? लिटरेचर, ये जो 12 मेंबर है ये इन्हीं 4 फील्ड से होने चाहिए, लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से और सोशल सर्विस से। लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, इन 4 क्राइटेरिया को ये 12 मेंबर को हम कहेंगे कि नॉमिनेट कर सकता है।
ठीक है। अब उसके बाद थोड़े दिन पहले तक 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में नॉमिनेट होते थे उनको ये कर सकता था, तो अब कौन करता है? अब कोई नहीं करता है, ये क्राइटेरिया ही हटा दिया है। अब किसी भी एंग्लो इंडियन को हम नॉमिनेट नहीं करते हैं, तो ये डिलीट हो गया है। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखना कि अब किसी भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता है, वो खत्म हो गया वो सिस्टम। उसके बाद he decides on question of disqualification of MP in consultation with इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, लेकिन किससे पूछ के? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ के। क्लियर है? यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये अंडर शेड्यूल 10 नहीं है। शेड्यूल 10 कौन होता है? शेड्यूल 10 बेसिकली कौन सा है अगर आप देखोगे, और कौन डिसाइड करता है? शेड्यूल 10 है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन। और एंटी डिफेक्शन पे प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है, एंटी डिफेक्शन पे ओनली एंड ओनली जो चेयरमैन या स्पीकर होगा वो ही डिसाइड करता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। तो इस डिस्क्वालिफिकेशन को उससे ना जोड़ा जाए, ठीक है। उसके बाद प्रायर परमिशन फॉर सर्टेन बिल, कुछ बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, जैसे मनी बिल। जैसे अगर हम देखें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना, वही मनी बिल है। मनी बिल, कोई भी नया स्टेट क्रिएट करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो भी प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। ऑर्डिनेंस क्या है? एक तरह से जब पार्लियामेंट नहीं है तो उस टाइम पे लॉ बनाने, अचानक कहां से बनाए? तो प्रेसिडेंट लॉ मेकिंग पावर की तरह काम करता है, तो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 123, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गई। कैन ऑल्सो विड्रॉ ऑर्डिनेंसेस एनी टाइम, जो इसने ऑर्डिनेंस लगाया उसको कभी भी निरस्त भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। लेज द रिपोर्ट ऑफ कैग, यूपीएससी, एफसीआई टू पार्लियामेंट, इन सब की रिपोर्ट पार्लियामेंट पे रखता है, यानी कि सब अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट उन सबको पार्लियामेंट में रखवाएगा कि इस पे ऊपर डिस्कस करो कि ये क्या बोला इसने। रेगुलेशन ऑफ जितने भी यूटीज है हमारी, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, देन लद्दाख और पौंडीचेरी। लेकिन पौंडीचेरी में तो असेंबली है, तो पौंडीचेरी में जब असेंबली सेशन में नहीं है, यानी कि जब वो सस्पेंड हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, उस केस में तो यहाँ की पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई भी रेगुलेशन प्रेसिडेंट बना सकता है। तो ये सब यूटीज है हमारी, ठीक है। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना। अब इसकी फाइनेंशियल पावर क्या है? तो फाइनेंशियल पावर देखोगे तो मनी बिल बिना इसकी परमिशन के तो रख ही नहीं सकते, पहली पावर होगी फाइनेंशियल पावर। कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट, कैन नॉट बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, ठीक है। मैंने नो नहीं बोला इसलिए मैंने कैन नॉट बोला, तो सेंटेंस ठीक है, ठीक है, उसको उसमें चेंज मत करना। तो अगर मैं इस हिसाब से पढ़ूं कि नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, जब तक ये रिकमेंड नहीं कर देता तब तक कोई भी ग्रांट की डिमांड नहीं की जा सकती। तो इसकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है। मनी बिल्स के केस में हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन ये बैठाता है, एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा हर 5 साल में, ये भी इसकी फाइनेंशियल पावर है। जुडिशियल पावर देखें तो आपको आर्टिकल 143 दिखाई देगा। क्या है आर्टिकल 143 में? सीक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पे। जब भी उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं क्या करना क्या नहीं करना, तो ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जो ये एडवाइस करे इसके लिए मैंडेटरी नहीं है मानना उसको, लेकिन ये उससे एडवाइस मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, बट वो मांग सकता है उससे एडवाइस अंडर आर्टिकल 143। पार्डनिंग पावर, माफी दे सकता है, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूट, सभी केसेस में कोई भी केस हो पार्डन कर सकता है। रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूट, एक एक को देखेंगे क्या होते हैं। यहां समझो कि कोर्ट मार्शल में भी इसके पास ये पावर है। यूनियन लॉ के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस है तो वहां इसके पास पावर है। डेथ के केस में भी इसके पास पार्डन की पावर होती है। तो ये सारी पावर है जो अगर हम देखें
तो इन सब केसेस में गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, लेकिन इन केस में गवर्नर के पास नहीं होती है, इसलिए मैंने स्पेशली इनको लिखा है। ये केसेस में गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है पार्डन की या किसी भी तरह की। उसके अलावा बाकी सारी मतलब ये सारी पावर बराबर है गवर्नर की और इसकी, सिवाय इनके कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट डिसीजन दे सकता है। डेथ पेनल्टी में, यूनियन लॉ के अगेंस्ट और कोर्ट मार्शल में। कोर्ट मार्शल में गवर्नर कुछ नहीं कह सकता, यूनियन लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकता, डेथ पेनल्टी में ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर। ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना। डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। डिप्लोमेटिक पावर में क्या होती हैं? जितनी भी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज होंगी, जितनी भी संधियां होंगी, ये सारी ट्रीटीज प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती हैं। और क्या पावर है? तो और देखोगे जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, जितने भी हम कहें एम्बेसडर होते हैं, जितने भी कमिश्नर होते हैं, हाई कमिश्नर जिसे हम बोलते हैं, ये सारे प्रेसिडेंट ही उनको रिसीव करता है और प्रेसिडेंट ही इनको भेजता है दूसरे देश में। इंडिया से किसी दूसरे देश में भेज रहा है तो प्रेसिडेंट भेजेगा, दूसरे देश का कोई यहां आ रहा है तो रिसीव भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये हम कहेंगे कि ये डिप्लोमेटिक फंक्शन हो गए, इसके डिप्लोमेटिक पावर हो गई। उसके बाद मिलिट्री पावर में अगर आप देखोगे, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज है, उसके अलावा जितने भी चीफ हैं उन सबको ये अपॉइंट करेगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस। वार और पीस करने की पावर, डिक्लेयर करने की पावर भी इसी की है। ध्यान रखना, कोई भी पावर अपनी मर्जी से नहीं यूज करता। कौन? आर्टिकल 74 हमेशा ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो बताएंगे तभी करता है। अब इसके बाद इसकी आगे की कुछ पावर है जिसे हम बोलते हैं वीटो पावर्स। तो वीटो पावर बेसिकली 4 तरह की होती है। कितने तरह की? 4 तरह की वीटो पावर्स हैं। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट और क्वालिफाइड। इनमें से इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पावर होती हैं। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। कौन सी नहीं है? क्वालिफाइड इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज का, ये कई बार उलझा दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इतना आपको पता होना चाहिए दैट क्वालिफाइड वीटो जो है, क्वालिफाइड जो वीटो है, ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। इनमें डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो अगर आपको नहीं याद हो, सिंगल वर्ड से आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट विदहोल्ड। एब्सोल्यूट का मतलब है विदहोल्ड, कि कोई भी बिल उसके पास आया, कोई भी बिल उसके पास आया और वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, यानी कि उसको ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसको रख के बैठ जाता है, उसको बोलते हैं विदहोल्ड। और यहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट ऐसा करेगा, उस बिल को क्या मान लिया जाएगा? बिल खत्म हो गया, उसके आगे उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही है साइन करने वाला। जब वो साइन ही नहीं कर रहा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं विदहोल्ड। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट बिल पे विदहोल्ड नहीं करता है, गवर्नमेंट बिल पे विदहोल्ड नहीं करता है। किसके ऊपर करता है? जितना भी प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। प्राइवेट मेंबर ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार ना पूछें क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा अगर एक एक चीज को बार बार रिपीट करूंगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल्स को विदहोल्ड कर सकता है और गवर्नमेंट बिल को कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में? जब कैबिनेट रिजाइन कर गई हो, उसके बाद उसके पास बिल पहुंचाओ। तो जब नई कैबिनेट आएगी तो नई कैबिनेट के नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेगा कि इस पे साइन करूं या ना करूं। अगर वो मना कर देगी तो यानी कि विदहोल्ड कर लिया उसने, कैंसिल कर दिया। तो जब जो भी गवर्नमेंट उस बिल को पास करके गई है, अगर वो रिजाइन कर जाती है बीच में, वो रिजाइन कर जाती है बीच में, तो उस केस में उस बिल के ऊपर उसके ऊपर साइन करने की कोई कंपल्शन नहीं है, तो वहां विदहोल्ड कर सकता है। तो विदहोल्ड करने की सिर्फ क्या कंडीशन है कि गवर्नमेंट बिल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट बिल पे विदहोल्ड नहीं करता है। गवर्नमेंट बिल पे कब करेगा? जब गवर्नमेंट ही ना रहे। क्लियर है इतनी चीजें? बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। उसके बाद सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज देना, इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और ये मनी बिल के केस में ये अप्लाई नहीं होता। मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता वापस। ध्यान रखना इसका, जब मनी बिल करेंगे तब भी इस चीज को रिपीट करेंगे। तो यहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल को नहीं भेजा जा सकता रिकंसिडरेशन के लिए वापस। अगर वो प्रेसिडेंट के पास आया है तो उसको वापस नहीं भेजना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसी की परमिशन से ही उसको स्टार्ट किया गया था।
उसी की परमिशन से उसको स्टार्ट किया गया था। मनी बिल का कौन सा आर्टिकल है पता होना चाहिए आप सभी को, आर्टिकल 110। उसके बाद आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि कोई भी बिल है, उस बिल को जेब में रख लिया उसने, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। यानी कि ना तो हाँ बोला ना बोला, उसको क्या किया, जेब में रख लिया। और ध्यान रखना अमेरिकन प्रेसिडेंट में और इंडियन प्रेसिडेंट में यही फर्क है। अमेरिकन प्रेसिडेंट में टाइम लिमिट दी है कि मैक्सिमम 10 दिन तक अमेरिका का प्रेसिडेंट उसे जेब में रख सकता है, यानी बिना कुछ किए रख सकता है। इंडियन प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम के लिए उसे रख सकता है। इसीलिए बोला जाता है इंडियन प्रेसिडेंट हैज अ लार्जर पॉकेट देन अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की पॉकेट से बड़ी है, क्योंकि ये कितने भी दिन तक रख सकता है। तो यहाँ ही जमा करते रहो, पॉकेट में जमा होते रहेंगे। तो इसीलिए पॉकेट बिल इतना ध्यान रखना कि उसके ऊपर कुछ नहीं किया, बस रख के बैठ गए। उसके बाद क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, हमारे पास नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक बार आपने रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि दोबारा अगर वो भेज देते हैं उसके पास बिल, दोबारा कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास चले जाता है तो प्रेसिडेंट बाउंड है, उसको करना है ना। लेकिन क्वालिफाइड वीटो में क्या है, अगर एक बार प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया, उसके बाद अगर आपको दोबारा बिल भेजना है तो उससे ज्यादा मेजॉरिटी के साथ उसको भेजना पड़ेगा। यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर आप बिल भेज रहे हो सिंपल मेजॉरिटी के साथ भेज दो। लेकिन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट में अगर एक बार उसने वापस कर दिया, दोबारा उसके पास बिल भेजना है साइन करने के लिए, तो आपको ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए जितनी पहले थी। पहले से ज्यादा मेजॉरिटी आएगी तभी वो क्वालिफाइड माना जाएगा, तभी हम बोलेंगे क्वालिफाई हुआ है दोबारा से प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए। क्लियर इतनी चीजें। अब ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई भी वीटो काम नहीं करता। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे कोई भी वीटो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लॉ क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, और यहां पे लेजिस्लेचर, दोनों लेजिस्लेचर कौन कौन से, लोकसभा भी राज्यसभा भी, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अलग अलग इस बिल को क्लियर करते हैं। तो उसके बाद क्या एग्जीक्यूटिव की औकात रहेगी उसको रोक ले, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो आप कहेंगे नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे किसी भी तरह का कोई भी वीटो पावर प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकता। वहां मैंडेटरी है, उसके ऊपर उसे साइन करना ही पड़ता है। और ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड किया गया है बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अगला देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है अंडर आर्टिकल 123? क्या है इसमें कि जब कोई भी हाउस सेशन में ना हो, इस चीज में ध्यान रखना। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं कि जब हाउस सेशन में ना हो, ये मैंने नहीं बोला कि हाउस डिसॉल्व हो गया हो, दोनों में अंतर है। An ordinance can be issued only when house is not in session, चाहे दोनों या एक, चाहे दोनों ना हो चाहे एक भी ना हो। और यहां पे मैंने क्या बोला है, इट कैन बी इशूड ओनली व्हेन वन हाउस इज इन सेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं होने चाहिए, कम से कम एक तो अप्रूवल दे। तो एक हाउस अगर सेशन में नहीं है तब इसको हम इशू करेंगे ऑर्डिनेंस को। ये पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेशन के। पैरेलल पावर यानी कि जितनी पावर एक लेजिस्लेशन की होती है, एक नॉर्मल लॉ की होती है, उतनी पावर इसकी नहीं है, ये बराबर नहीं चल रही है। तो क्या डिफरेंस है इनमें? सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो उसको हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट ड्यूरेशन, बाकी सब जगह ये को एक्सटेंसिव है। ये दोनों सेंटेंस याद कर लेना, पेपर में एग्जाम के लिए, पीसीएस में और यूपीएससी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरह से उलझाती है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सब उलझाने वाले सेंटेंस है। एक जगह बोला कि नॉट पैरेलल पावर, और एक जगह बोला कि इसकी जो है को एक्सटेंसिव है इन रिगार्ड्स ऑल मैटर, एक्सेप्ट किसका? ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन क्यों है? क्योंकि ऑर्डिनेंस की जो ऑर्डिनेंस के द्वारा जब प्रेसिडेंट कोई भी लॉ बनाता है वो बनाता है टेम्पररी। टेम्पररी यानी कि उसकी वैलिडिटी होती है कितनी? मैक्सिमम लाइफ होती है 6 महीने और 6 वीक की।
ये क्यों है 6 महीने और 6 वीक? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है? 6 महीने। तो यहां से तो आ गया 6 महीने। उसके बाद इसी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट जब तक अप्रूव नहीं कर देती तब तक इसे हम लॉ, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये परमानेंट हो गया है। तो इसमें हम बोलेंगे कि जब ये दूसरा सेशन शुरू हो गया विद इन 6 वीक इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर ये अप्रूव नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो आपको बहुत क्लियरली ये चीज समझनी है। क्या समझनी है? कि यहां पे मान लो प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इशू किया, ऑर्डिनेंस इशू किया, ये चलता रहेगा कब तक? 6 मंथ। 6 मंथ के यहां मान लो कि ये कोई सेशन चल रहा था, ये आज खत्म हुआ है, आज ही इसने इशू कर दिया। तो मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है 2 सेशन के बीच में? पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है 6 महीने। तो मान लो 6 महीने बाद ये दूसरा सेशन बुलाते हैं, 6 महीने बाद दूसरा सेशन आया, उसके बाद नेक्स्ट 6 वीक में इसको इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर ये अप्रूव नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 6 वीक के अंदर अंदर नहीं करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। उससे पहले प्रेसिडेंट इसको पहले भी विड्रॉ कर सकता है अगर चाहे तो, या फिर ये स्पेशल सेशन बुला के इसको विड्रॉ कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको कैंसिल करो, कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए तो मैक्सिमम 6 महीने और 6 वीक तक ये चल सकता है। 6 वीक कब? जब कोई सेशन शुरू हो गया उसके मैक्सिमम 6 वीक तक। अगर मान लो कि ये यहीं शुरू हो गया, 4 महीने बाद ही शुरू हो गया, तो यहां से भी इसको 6 वीक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 6 वीक मिलेंगे। जिस दिन सेशन शुरू होगा उसके बाद से विद इन 6 वीक इसके पास सेशन, पार्लियामेंट के पास सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम होता है उसको अप्रूवल करने का या विदाउट अप्रूवल। अप्रूव नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर करनी है। इसीलिए मैंने बोला कि ये पैरेलल पावर नहीं है। क्यों पैरेलल पावर नहीं है? क्योंकि अगर पार्लियामेंट नॉर्मल तरीके से कोई लॉ बनाती है उसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन ये सिर्फ इतनी वैलिडिटी के साथ आता है। इसके बाद अप्रूवल इसे किसे करना पड़ेगा? पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने अप्रूवल किया तो नॉर्मल लॉ बन गया, है ना। तो बाकी सारी पावर सेम है। अगर समझें तो बाकी सभी मैटर्स पे, मतलब पावर के मामले में या हर चीज के मामले में सारी पावर सेम है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन को छोड़ के। इसीलिए बोला नॉट पैरेलल पावर बट को एक्सटेंसिव। क्लियर है इतनी चीजें? ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब इसको समझें को एक्सटेंसिव क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है जहां तक पार्लियामेंट की पावर है, कि जिन सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे ही ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जितनी पावर पार्लियामेंट के एक्ट की होगी, जितनी लिमिटेशन उसकी होगी, उतनी ही इसकी भी होगी। क्लियर है? उसको एक्सीड नहीं कर सकता पार्लियामेंट। तो ये भी हम कहेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बेशक से है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रह के उसको पावर दी गई है कि उसके बियॉन्ड जाके नहीं कर सकता। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा था बेसिकली कूपर केस। कौन सा केस? कूपर केस हुआ था एक सुप्रीम कोर्ट में। उसमें बोला था कि ये जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेंस अगर देखें तो हाउस सेशन में नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन है कि प्रेसिडेंट ने जिस भावना को लेके हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनेंस इशू किया है, उसको हम कह सकते हैं कि कोर्ट में चेक किया जा सकता है, जस्टिसिएबल है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड। कि मालाफाइड अगर हम कहें कि बैड इंटेंशन के साथ अगर किसी ऑर्डिनेंस को लाया गया है तो दैट इज जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कौन से केस में बोला? कूपर्स केस में बोला ये चीज। ठीक है, तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉ भी कर सकता है, और ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कोई भी काम एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के ही करता है। ये इसको एडवाइस करेंगे तभी ऑर्डिनेंस लेके आएगा। ठीक है। इट कैन नॉट बी इश्यूड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है ऑर्डिनेंस इशू करके। चीज ध्यान रखना। इफ पार्लियामेंट डू नॉट अप्रूव एक्शन टेकन अंडर ऑर्डिनेंसेस डू नॉट नलीफाई। इसका क्या मतलब है समझते हैं कि ऑर्डिनेंस इशू हुआ,
कुछ रूल्स बने, ये रूल 6 महीने तक वैलिड रहे, उसके बाद सेशन आया, 6 वीक का टाइम मिला। इस 6 वीक में अगर ये अप्रूव नहीं करते हैं या मान लो डिसअप्रूव कर देते हैं, तो इस पीरियड में जो भी डिसीजन लिए गए होंगे, जो भी डिसीजन लिए गए होंगे वो नलीफाई नहीं हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल वहीं से बंद कर दिया, उस डेट तक वो वैलिड रहेंगे, उसके बाद उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी कि यहां पे जिस दिन डिसअप्रूव कर दिया इसके बाद से वो वैलिड नहीं रहेंगे, यहां से नॉट वैलिड हो जाएंगे, लेकिन यहां पे वो वैलिड माने जाएंगे। क्लियर है इतनी चीजें? ये समझ में आना चाहिए आपको इसमें कि जिस दिन पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर देगी उससे पहले अगर कुछ हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा, उसको इनवैलिड मान के उसके ऊपर कोर्ट की इंक्वायरी या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता। इनवैलिड ये कब से माना जाएगा? जिस दिन से उसको डिसअप्रूव किया है या अप्रूव नहीं किया है 6 हफ्ते के बाद से, तो इसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा अगर इसे अप्रूव नहीं किया जाता है। और यही कहानी यहाँ लिखी है, इफ पार्लियामेंट डू नॉट अप्रूव द एक्शन टेकन अंडर ऑर्डिनेंसेस डू नॉट नलीफाई, ये चीज पता होनी चाहिए। उसी के बाद डीसी वाधवा केस हुआ था और उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। क्या पूछ चुकी है कि अगर एक बार आपने कोई ऑर्डिनेंस इशू किया है, क्या दोबारा सेम ऑर्डिनेंस को दोबारा इशू किया जा सकता है? कि मान लो एक बार किया, उसको जो है पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा से पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, दोबारा से आपने वही ऑर्डिनेंस इशू किया। तो वाधवा केस में बोला है कि सेम ऑर्डिनेंस, सक्सेसिव रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस विद द सेम टेक्स्ट विदाउट अटेम्प्ट टू गेट बिल पास्ड बाय द असेंबली आर लायबल टू बी स्ट्रक डाउन। कि अगर सेम आपने ऑर्डिनेंस दोबारा ले आए और पार्लियामेंट में उसको पास कराने की कोई कोशिश नहीं की गई है, आप उसी ऑर्डिनेंस को दोबारा नहीं ला सकते। अगर लाओगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। क्लियर है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इसकी पार्डनिंग पावर, इसकी माफी देने की पावर। कौन से आर्टिकल में है? ध्यान रखना, आर्टिकल 72 में। ठीक है। एग्जामिनर्स के कुछ एक फेवरेट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, पंचायत के, ये आर्टिकल्स हैं कुछ फेवरेट हैं जो पूछ लेती है कई बार। और एक फंडामेंटल राइट, ये कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत बार पूछे गए और जिनका पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो कम से कम आपको याद होने चाहिए मेन, ताकि आप एग्जाम में उसको गलती ना करके आओ। तो ये कुछ एक एरिया है जहां आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्डनिंग पावर आपकी आर्टिकल 72 में आ जाएगी। और पार्डनिंग में क्या होता है, इसके बेसिकली अगर हम देखें तो ये सारे पता होने चाहिए। वर्ड पार्डन क्या होता है? पार्डन मतलब माफी। माफी मतलब उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था, बिल्कुल उसको वो कहते हैं ना बाइज्जत बरी कर दिया, तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है यहाँ पे। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन, कि जो उसे सजा मिली है वो तो खत्म हो ही गया, साथ के साथ जो उसने अपराध किया था उसको भी कैंसिल कर दिया कि इसने कुछ नहीं किया है। इसे बोलते हैं पार्डन। तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। दूसरी पावर है इसी में कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होती है कि अगर मान लो उसे दिया है कैद बामुशक्कत, क्या होता है कि रिग्रेस पनिशमेंट, कि जाके पत्थर तोड़ने हैं, ये करना है, वो करना है, यानी कि पनिशमेंट के साथ उसे सजा काटनी है, तो कम्यूटेशन में क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। कम्यूट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है कम्यूट। तो यहां पे भी हार्ड वाले से जाएंगे लाइटर फॉर्म पे। तो यहां पे हम कहेंगे कि लाइटर फॉर्म, यानी कि सजा को आसान कर देना, कि उसको बोले नहीं ये नहीं करने, कुछ और काम दे देंगे हम उसे, हार्ड पनिशमेंट नहीं देंगे, तो कैद बामुशक्कत से उसे नॉर्मल कैद दे दी जाएगी। तो इसे कहते हैं कम्यूटेशन। तो ये भी पावर है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट कम्यूट भी कर सकता है ना। सजा को कम नहीं किया मैंने, सजा का फॉर्म बदला है, उसका हमने कहेंगे कि उसकी फॉर्म चेंज की है, हार्ड से उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना दिया है, थोड़ा सा आराम कर दिया उसकी जिंदगी जेल की। उसके बाद अगला है रिमिशन। रिमिशन क्या होता है? रिमिट करना, थोड़ा सा छोड़ देना। तो यहां पे भी वही है कि उसके पीरियड को कम कर दिया, यानी कि सजा कम कर दी। जिसकी 10 साल थी 10 साल से घटा के 5 साल कर दी, 10 साल से घटा के 8 साल कर दी। तो इसको बोलते हैं रिमिशन। और ऐसा ही होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या होता है कि किसी स्पेशल रीजन की वजह से, किसी स्पेशल फैक्ट की वजह से
उसकी सजा को कम करना। ये तो नॉर्मल उसमें सजा कम कर देना। अगर किसी रीजन की वजह से सजा कम की गई है तो उसको बोलेंगे रिस्पाइट। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो बता के कि मैं प्रेगनेंसी में हूं तो मेरी सजा कम कर दो ताकि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिल सके, तो एक स्पेशल फैक्ट हुआ, इसकी वजह से जिसकी सजा कम होगी तो वो आएगा रिस्पाइट में। अगला है रिप्रीव। रिप्रीव क्या होता है? स्टे देना या पोस्टपोन करना। क्या हो गया? स्टे देना या पोस्टपोन करना। जहां पे अगर सजा आज शुरू होने वाली है तो यहां बोलेंगे कि आज से नहीं, आपकी सजा 1 साल बाद से शुरू होगी। तो यहां पे उसकी सजा कम नहीं की, कोई चेंज नहीं किया, बस पोस्टपोन किया है। सजा 10 साल की 10 साल ही रहेगी, आज से नहीं अगले साल से काउंट हो जाएगी, उसको पोस्टपोन किया है तो यहां पे पोस्टपोन हो गया। तो ये होगी, हमने ये सारी 5 तरह देख ली, ठीक है। 5 क्या बल्कि 6 की 6 देख ली हमने। पार्डन देख ली, कम्यूटेशन देख ली, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव देख ली, ठीक है। 3 2 5 है टोटल। तो ये 5 हमने देखी। अब इसमें ध्यान रखना गवर्नर से कैसे डिफरेंट है, ताकि आपको गवर्नर जब पढ़ो तो दिक्कत ना हो। तो इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी करते चलो कि उससे कैसे डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो गवर्नर से कैसे डिफरेंट है, तो प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है। पार्डन का क्या मतलब है कि कंप्लीटली माफ कर सकता है। उसको डेथ से हटा के बोले तुम बाहर जाओ, तुम्हारा तो जेल में कोई काम ही नहीं है, तुम्हारी तो सजा माफ हो गई है, तो डेथ सेंटेंस को डायरेक्ट माफी दे दी। वो डायरेक्ट कहां गया? बाहर गया, आराम से घर पे रेस्ट कर रहा है। ये होता है पार्डन। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, लेकिन डेथ सेंटेंस को वो कम्यूट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता। यानी कि उसको मौत की सजा को किसमें बदल देगा? किसमें बदल देगा? लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट में बदल देगा, ठीक है। पूरी जिंदगी जेल में रहो, लेकिन फांसी नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से पार्डन नहीं कर सकता, बाकी चीजें कर सकता है। गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। हाउएवर गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट, कम्यूटेड डेथ सेंटेंस, ये सब कर सकता है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि डेथ सेंटेंस में कुछ नहीं कर सकता। ये लोगों को कई बार डाउट रहता है इसमें। कर सकता है, सिर्फ पार्डन नहीं कर सकता। उसके अलावा कोर्ट मार्शल के केसेस में, प्रेसिडेंट तो कर सकता है सब कुछ, लेकिन गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल के केसेस में गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। ये चीजें आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल बताए हुए हैं कि जब पार्डनिंग पावर हो, जब कोई भी कंसीडर करे प्रेसिडेंट किसी भी सजा को, तो उसको ये इन सब चीजों का ख्याल रखना है। क्या कि सबसे पहले जो पेटिशनर है, जिसने एप्लीकेशन दी है प्रेसिडेंट को कि हमारी सजा माफ की जाए, उसको कोई राइट नहीं है जाके प्रेसिडेंट के सामने सुनवाई का, कि प्रेसिडेंट के सामने ऐसी कोई नॉर्मल सुनवाई नहीं होती, वो बस कागजों में चलता है, ठीक है। तो हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन डाल दी तो उसको अधिकार मिल गया कि मुझे प्रेसिडेंट के सामने खड़े होकर अपनी बात रखनी है, नहीं, यहां पे उसको ऐसा कोई राइट नहीं मिलता है। पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ, ये तो आप बता देंगे खुद ही, जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करेगा? बिल्कुल आर्टिकल 74 की पे, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर। अगर वो माफी दे ना दे, उसको रीजन देने की जरूरत नहीं है कि उसने माफी क्यों दी या क्यों नहीं दी, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। Not subject to judicial review except where presidential judicial decision is arbitrary, irrational, malified और discriminatory. Generally इसका प्रेसिडेंट का कोई भी डिसीजन होगा जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। मिनर्वा मिल्स में क्या था? एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, इसीलिए यहां पे एक्सेप्ट भी आ गया ना एक्सेप्ट, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसका जो डिसीजन है वो आर्बिट्रेरी है, इर्रेशनल है, मैलिफाइड है, डिस्क्रिमिनेटरी है, तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ध्यान रखना आर्टिकल 13 को। वेयर द अर्लियर पेटिशन फॉर मर्सी हैज बीन रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग अनदर पिटीशन। कि अगर एक बार प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दी है, उसके बाद दोबारा आप पिटीशन डाल सकते हो, लेकिन कोर्ट से उसके ऊपर अपनी सजा के ऊपर स्टे नहीं लेना है।
कि मुझे थोड़ा सा और वक्त का टाइम दो ताकि प्रेसिडेंट मुझे मेरी पेटिशन का जवाब देते। ठीक है, पहले उसमें स्टे मिल गया, दूसरे में नहीं मिलेगा दूसरी बारी में। तो ये इसकी पार्डनिंग पावर थी। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को भी बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि बहुत कनेक्टेड है, तो इसको हम जल्दी कर पाएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर देखे गए तो आर्टिकल कौन सा है, 63 बताया था फॉर्मूले से, है ना। तो 63 इसका याद रखना, 63 से 71 है। वाइस प्रेसिडेंट को अगर हम देखें तो नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट है। अगर हम सीक्वेंस में देखें, सबसे ज्यादा हायरार्की में देखें, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, देन किस लाइंस पे, मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, तो वहीं से हमने कॉपी किया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। इलेक्टोरल कॉलेज, कौन इसको इलेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट का याद है, बिल्कुल याद होगा। इसका थोड़ा अलग है, यहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या है यहाँ पे, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब इलेक्टेड भी, नॉमिनेटेड भी, ये सब इसके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं। प्रेसिडेंट में स्टेट के इलेक्टेड मेंबर भी लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं लेते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। क्लियर है इतनी चीजें। इसका मैनर ऑफ इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट का होता है, सेम। कौन सा होता है, PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनडायरेक्ट इलेक्शन वही सेम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे प्रेसिडेंट का होता है सेम। क्वालिफिकेशन देखोगे तो जैसी उसकी थी लगभग सेम है। क्यों लगभग बोला मैंने, सिटीजन ऑफ इंडिया, यस ये भी उसकी थी। 35 इयर्स, यस प्रेसिडेंट की थी। क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये मैंने वहां पर भी बताया था कि प्रेसिडेंट में ये कंडीशन क्या है, क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए सारी क्वालिफिकेशन पूरी करता हो। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सारी क्वालिफिकेशन पूरी करता हो। क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा का चेयरमैन ही तो होता है, राज्यसभा चेयरमैन होता है, बिल्कुल होता है, आप कहेंगे ये होता है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या होल्ड ना कर रहा हो, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या कोई मिनिस्टर, ये सब चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं करते हम, तो ये सारे क्वालिफाइड है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा कई सारे पोस्ट हैं जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्शन, जब ये इलेक्शन लड़ने जाएगा तो कम से कम 20 इलेक्टर एज ए प्रपोजर काम करेंगे और उसके बाद 20 इलेक्टर एज ए सेकेंड रन। प्रेसिडेंट के यहाँ पे 50-50 था। प्रेसिडेंट का जब हमने पढ़ा था तो 50 इलेक्टर एज प्रपोजर थे और 50 इलेक्टर एज सेकेंडर थे। ठीक है, अब उसके बाद टर्म 5 ईयर, प्रेसिडेंट का भी टर्म 5 ईयर। ओथ इसको कौन दिलाएगा, इसको दिलाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे कंपेयर करो, याद रहेंगी चीजें। प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट दिला रहा है। इसकी ओथ क्या है, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, उसके ऊपर उसके हिसाब से चलेगा। प्रेसिडेंट की ओथ क्या थी, टू प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही थी। ध्यान रखना दोनों की क्या डिफरेंस है। फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज, तो ये इसकी ओथ हो गई, ये हमने पढ़ी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी कंडीशन क्या है कि वो कोई मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर मेंबर है, अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो इसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी।